नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी एक खास मेहमान हैं जिन्होंने चाइल्ड और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक काम किया है, लेकिन उनकी पहचान थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता के रूप में ही बन पड़ी है। इंदौर के सामाजिक क्षेत्रों में लंबे समय से जिन्होंने पहचान बनाई, करीब 28 साल से सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रजनी भंडारी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रकाश जी। आपने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम शुरू किया और उसी में आपकी पहचान बन गई, जबकि आप बच्चों की शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी कार्य करती हैं। तो थैलेसीमिया की ओर कैसे आकर्षित हो गई आप? देखिए प्रकाश जी, अगर मैं ये कहूँ कि इट वाज डिसाइडेड बाय गॉड कि मैं थैलेसीमिया के लिए काम करूं, देयर वाज नो प्लानिंग। जब मैं लायनेस क्लब इंदौर ग्रेटर की प्रेसिडेंट थी 1994 में, उस समय थैलेसीमिया न्यूली डायग्नोस्ड डिजीज थी। तो मैंने 5 बच्चों को एंजेरिक्स बी के इंजेक्शन लगवाए थे, जो उस समय 350 रुपए का एक इंजेक्शन आता था। तो मेरा साल तो ख़त्म हो गया प्रेसिडेंटशिप का, लेकिन ये बच्चे मेरे पास आते चले गए और मैं इनकी मदद करती चली गई। तो मैंने सोचा कि जब हम इनकी मदद कर रहे हैं तो क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के हम काम करें। तो ये ख्याल मेरे मन में आया और थैलेसीमिया मेरे हिसाब से एक छोटा प्लेटफॉर्म था, मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहती थी, इसलिए हमने साथ में चाइल्ड वेलफेयर उसमें जोड़ दिया। और इस तरह से हमारा ये जो थैलेसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप का उदय हुआ और आप सबके सहयोग से इंदौर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो सही काम को पसंद करने वाली जनता है, उनके सहयोग से मेरा ये काम आज इस मुकाम तक आ गया। आपने कॉलम भी लिखे, कई अखबारों में नियमित कॉलम लिखती रही हैं आप। इसके अलावा आपने एमएससी किया बॉटनी में, फिर एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, फिर डीएड की पढ़ाई की, फिर आपको डॉक्टरेट मिली। तो ये सब चीजें कैसे किया आपने? अलग अलग क्षेत्रों में क्यों आपने हाथ आजमाए? हाथ आजमाने वाली कोई प्लानिंग नहीं थी प्रकाश जी। जब मेरी शादी हुई उस समय मैं एमएससी कर रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत छोटी सी जगह में पोस्टेड थे, ही वाज इन पुलिस। तो भानपुरा में वो थे, तो मैं बहुत बोर हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की जाए। इंग्लिश लिटरेचर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, इसलिए मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने की जबरदस्त शौकीन थी, हूँ और शायद हमेशा रहूंगी, इसीलिए बस पढ़ती चली गई। और कौन आपके प्रिय लेखक हैं? किसके बारे में आप किनका लिखा बहुत अच्छा लगता है? देखिए, मैं जब एमए कर रही थी तब मुझे वर्ड्सवर्थ और कीट्स की पोएम्स बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। और अभी तो आप कहें तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ, सिर्फ मुझे अपना काम याद है। जब कभी कहीं पढ़ती हूँ तो याद आता है कि हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा। आजकल किताबें पढ़ने के लिए वक्त मिल नहीं पाता। नहीं, किताबें नहीं पढ़ती हूँ, मैं न्यूज बहुत सुनती हूँ। और पेपर, सारे के सारे पेपर पूरी तरह से चाट जाती हूँ, जिसको कहना चाहिए। किताबें नहीं पढ़ती हूँ आजकल। क्यों? ऐसा किताबों से कोई लगाव कम हो गया? नहीं, लगाव कम नहीं हुआ, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ती हूँ। देखिए, समय तो आपके पास उतना ही है, या तो आप बाहर काम करने चले जाएं या घर में बैठ के आप किताबें पढ़ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सच बोलूंगी मैं आपके सामने और पूरे इंदौर के सामने, कि जब तक मेरे शरीर में शक्ति है तब तक मैं बाहर के सारे काम निपटा लूं, उसके बाद बैठ के घर में सिर्फ किताबें पढ़ूंगी। अच्छा। कदाचित ऐसी बात तो अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इतनी किताबें आपने पढ़ी हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी बुढ़ापे में फुर्सत मिलेगी तब पढ़ूंगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा ही हो। आप बहुत स्वस्थ रहें, खूब जिए, 100 साल तक जिए, किताबें पढ़ती रहें, लोगों के लिखते भी रहें। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए आपने बहुत सा काम चाचा नेहरू अस्पताल में भी शुरू किया। वहाँ क्या रुकावट आई कि आपने वो काम वहाँ से छोड़ दिया? काम नहीं छोड़ा, एक्चुअली मैं क्या कहूँ, इतनी ठंडी आहें भर के क्यों कही आपने? इसलिए कह रही हूँ कि दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत बहुत नहीं हुई मुझे। सिर्फ तकलीफ कहाँ होती है, जब हम ये देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में जो सही करता है या जो सच में काम करना चाहता है, उसको उस तरह से नहीं लिया जाता और हर तरफ से बीच में राजनीति डाल दी जाती है। तो काम करना, जो आपने काम किया वो तो अपनी जगह है, और अभी तक आप बच्चों की मदद कर रही हैं, मतलब मैं, हमारी संस्था कर रही है, लेकिन जो हमारे भारतीय समाज का जो सरकारी तंत्र है, उस तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं
वो लोग ये बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाते हैं कि सही काम किया जाए। सिर्फ ये एक कारण मुझे लगा। थैलेसीमिया के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं जी, और आपके काम के बारे में इन लोगों ने सुना है जी। तो क्या करती हैं आप, और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे क्या होते हैं, क्या है थैलेसीमिया? देखिए, एक्चुअली हम लोग जो बेसिकली हमारा मेन एम ये है कि थैलेसीमिया के बच्चों की डायरेक्ट हेल्प की जाए। हाँ। हमारे पास 210 बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जी। तो इनकी हम डायरेक्ट हेल्प में क्या करते हैं कि इनके लिए रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। इनको जो महंगी दवाई हैं हॉस्पिटल से नहीं मिलती, वो दवाइयाँ हम लोग इनको देते हैं, और इनके रेगुलर ब्लड टेस्ट जो काफ़ी महंगे हैं, जो इन्हें रेगुलर कराने पड़ते हैं, वो हम इनको करा के देते हैं। साथ में मेनली थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा पैदा हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। थैलेसीमिया क्या बीमारी है? देखिए, मैं कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ। इस क्वेश्चन को अगर क्वालिफाइड डॉक्टर, आम आदमी मैं किस तरह लेकिन समझे? काम करते करते मैं इस जी। चीज को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो जीन से बच्चों में आती है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है जो काफी महंगा है और रिस्की है, जिसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो भी बच्चे हैं उनको हमें सिर्फ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे के जिंदा रखना पड़ता है जब तक उनकी लाइफ है। तीसरी बात यह कि थैलेसीमिक बच्चा पैदा ना हो, हमारा मेन स्ट्रेस इस पर भी है। हमने करीब 4 साल पहले थैलेसीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो अब तक हम 37 कॉलेजेस में कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप पहले से ये डायग्नोस हो जाता है कि आपके ब्लड में थैलेसीमिया के जीन्स हैं, तो आपको सिंपल प्रिकॉशन रखनी है कि जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा उसकी बॉडी में थैलेसीमिया के जीन्स नहीं होने चाहिए। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, और मुझे यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि लोगों में अवेयरनेस ज़ीरो है। बड़े बड़े कॉलेजेस में हम जाके मैरिजेबल एज के लड़के लड़कियों को समझाते हैं, वो सुन लेते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप ब्लड टेस्ट कराइए, तो 100 में से 1 बच्चा ब्लड टेस्ट कराने आता है। ये बहुत दुखद पहलू। यानी दूल्हा दुल्हन का ब्लड ग्रुप एक नहीं होना चाहिए? नहीं, ब्लड ग्रुप नहीं, थैलेसीमिया का कैरियर नहीं कैरियर होना नहीं चाहिए। होना अगर एक कैरियर है तो उसको सिंपल प्रिकॉशन रखनी है कि दूसरा कैरियर ना हो। अच्छा, अगर दोनों को थैलेसीमिया के दोनों कैरियर हैं तो बच्चा 100% होगा ही। मतलब 100% तो नहीं, 75% तो थैलेसीमिया होने के मेजर चांसेस रहते हैं। जी। क्या होता है इस बीमारी में बच्चों? इस बीमारी में बच्चों की बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड है वो नहीं बनता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो उसको हीमोग्लोबिन लेवल स्वस्थ जो इंसान है उसका 11, 12, 13 तक रहता है, तो इन लोगों का 6, 7 हो जाता है। तो उसको नॉर्मल लेवल पे रखने के लिए हमेशा इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है एवरी मंथ, कभी कभी 15 दिन में, कभी कभी उससे भी जल्दी। तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से इनकी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और एक कॉम्प्लिकेशन जो बहुत डेंजरस माना जाता है, आयरन डिपोजिशन, उसको कम करने के लिए ही ये महंगी दवाई दी जाती है। अच्छा, तो कितने लोग इसमें आपके साथ जुड़े हैं मदद करने के लिए? हमारे साथ तो पूरा इंदौर ही जुड़ा है, लेकिन हमारे मेंबर्स जिनको हमने मेंबरशिप दी है 135 लेडीज हैं। और हमारी कुछ डोनर मेंबर्स भी हैं जो हमारी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। चाइल्ड वेलफेयर के लिए और क्या काम करती हैं आप, और बच्चों की शिक्षा के लिए? चाइल्ड वेलफेयर में हेल्थ और एजुकेशन हमने टारगेट रखा है, और हेल्थ का जो हमारा पॉइंट है उसमें हमने मेनली अवेयरनेस पे कंसंट्रेट किया। 3 प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं अवेयरनेस। एक तो ओरल कैंसर अवेयरनेस। आजकल आपने देखा कि गुजरात में गुटखा बंद हो गया, MP में भी बंद हो गया, लेकिन फिर भी देखिए मेरे को तो हर जगह लटके हुए गुटके नजर आते हैं, बिकते हुए भी नजर आते हैं। तो हमने करीब 8 साल पहले ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चों को मैंने सिगरेट पीते हुए देखा, तो हमें लगा कि इन बच्चों को इससे रोकना चाहिए। तो ये हमारे 99 स्कूल्स में प्रोग्राम हो चुके हैं। आपको विश्वास थोड़ा मुश्किल से होगा, अभी बहुत जल्दी मैं 100वां प्रोग्राम करूंगी। दूसरा हमारा एडोलेसेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हो रहा है, क्योंकि किशोर अवस्था में लड़कियों में लड़कों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो वो किसी से नहीं पूछ पाते और गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हमने एक एडोलेसेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हम चलाते हैं। साथ में मेरे कामों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि 15 मिनट आपको मैं काम ही बताती रह जाऊंगी। और दूसरा सबसे जो खास मैं यहाँ उस चीज़ के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग एक सरकारी स्कूल गोद लेते हैं
बहुत रिमोट गांव का स्कूल होता है, वहाँ जो भी कमियां होती हैं वो हम 2-3 साल में पूरी करके दूसरे स्कूल में चले। इन दिनों कौन से स्कूल में आपका? इन दिनों हम चितावत के सरकारी स्कूल क्रमांक 44 में काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वहाँ पर भी हमारा काम पूरा हो जाएगा। किस तरह के काम वहाँ करने होते हैं? अगर स्कूल बिल्डिंग नहीं है तो स्कूल बिल्डिंग बना दी, पूरा फर्नीचर दे दिया, टाट पट्टी दे दी, बच्चों के लिए रेगुलर कंपटीशन किए, उनको नई ड्रेसेस बनवा के दी। स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ब्लैक बोर्ड बनवा दिया। साथ में बच्चों को इतना जागरूक कर देते हैं कि उनको ये समझ में आ जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ हमको जनरल नॉलेज भी बहुत सीखनी है। तो इस तरह से सरकारी स्कूल का उद्धार भी हो जाता है, बच्चों से हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है और काम करके जो संतोष मिलता है उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके बच्चे भी हैं जी, और आप ये सब काम भी करती हैं, तो बच्चों के लालन पालन में, पढ़ाई लिखाई में बाधा नहीं आती? देखिए, मेरे बच्चे पूरी तरह से सेटल्ड हैं। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है और मैं ये अगर कहूँ कि मेरे बच्चे ही मेरे मोटिवेटर हैं। हाँ। आपको विश्वास नहीं होगा, जिस दिन मैं घर में बैठ जाती हूँ बिस्तर पे तो बच्चे कहते हैं क्या हुआ, आज कोई एक्टिविटी नहीं, बैठे क्यों, जाओ यहाँ से। मतलब मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मम्मी बहुत सिंसियरली उस तबके के लिए काम कर रही है जिनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। कभी राजनीति में जाने की भी सोची कि सामाजिक कार्य बहुत कर लिया, आप चलो चुनाव लड़ लेते हैं, नेतागिरी कर लेते हैं? बहुत कुछ सोची तो है, जिस दिन ईश्वर चाहेगा उस दिन चले भी जाएंगे। तो किस तरह की राजनीति आप करना चाहती हैं? क्योंकि राजनीति में तो अब ऐसे लोगों की जरूरत है नहीं, अब तो उनकी जरूरत है जो भोजन भंडारे करा दे, थाने से छुड़वा दें, चालान बनने से रुकवा दे, बिना बात के नारेबाजी कर ले, नेताओं के कहने पे भीड़ इकट्ठी कर ले, ऐसे काम तो आप कर नहीं पाएंगे? जी नहीं, मैं ऐसे काम करूंगी भी नहीं और मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और उसको ये लगता है कि राजनीति में हमारे जैसे लोगों को आगे आना है, तो एक वक्त आएगा जब चुन चुन के ऐसे लोगों को ही राजनीति में लाया जाएगा या वो खुद आएंगे। मैं बेसिकली महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ राजनीति में आकर, क्योंकि कहने को सशक्तिकरण हो गया, कहने को योजनाएं बन गई और आरक्षण देने की बात भी की जाती है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत खराब है। अभी जो हालात हैं जी, उसमें महिलाओं को आप कहाँ पाती हैं? जो अच्छे हालात बने हैं उनमें महिलाओं का योगदान है, जो खराब हालात है उनमें भी महिलाओं का योगदान है कि? जी, महिलाओं का तो हर जगह योगदान है। देखिए, महिलाओं के योगदान को तो नकारा जा ही नहीं सकता क्योंकि 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है और ये है कि महिलाएं बहुत कम प्रतिशत में आगे आ रही हैं अपना योगदान समाज को देने में, और जो आगे आ चुकी हैं उनके योगदान को उतनी अहमियत अभी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। राजनीति में महिलाओं की संख्या काफी कम है, अब आरक्षण के बाद संख्या बढ़ने लगी, लेकिन अमूमन होता है कि ये सरपंच पति, ये पार्षद पति, कई जगह ये महापौर पति, तो आरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो आरक्षण कहाँ हुआ है महिलाओं के लिए, हुआ नहीं है। जहाँ हो गया है बस यही तो हमारा जो भारतीय समाज है, यही तो दुखद पहलू है कि जो डिजर्विंग है उसको जगह नहीं मिलती, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको पद मिल जाता है, जो नहीं होना चाहिए वो अक्सर होता है। अब लोग कहते हैं कि अच्छे लोग आगे नहीं आ रहे इसलिए गलत लोग आगे आ गए, तो अच्छे लोगों की गलती है। हाँ, अच्छे लोगों को आना चाहिए आगे। तो आप क्यों नहीं आती? आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर आप मुझे अच्छा समझते हैं तो मैं आ जाऊंगी। और इंदौर शहर की बात करें जी, इंदौर शहर में बहुत सारी संस्थाएं जो समाज सेवा के कार्य करती हैं, लेकिन उनमें तालमेल की कमी है जी। ऐसा लगता है आपको कभी? हाँ, बहुत कुछ लगता है ऐसा, क्योंकि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सब इस तरह से काम करते हैं और समाज सेवा में भी सिंसियरली काम करने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। हाँ। तो ये तो हर जगह ही होता है प्रकाश जी। बाहर के देशों में, भारत के बाहर के देशों में बहुत आम है कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो गए, जी जी, और वे सोशल वर्कर डिग्री लेके आते हैं MSW की या ऐसी दूसरी डिग्री लेके आते हैं और वही अस्पतालों में काम करते हैं, स्कूलों में बच्चों से तालमेल बिठाते हैं। क्या ऐसा भारत में होगा? क्यों नहीं, बहुत जगह हो रहा है। आप देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर एक का अपना अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिपार्टमेंट हैं, उसमें उन्होंने प्रोफेशनल सोशल वर्कर को ही एम्प्लॉय किया हुआ है। बहुत अच्छे उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और धीरे धीरे ये प्रतिशत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों नहीं होगा? आप देखिए, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम हर फील्ड में
दुनिया के साथ चल रहे हैं तो इस फील्ड में भी चलेंगे। अब आगे आपकी क्या योजना है, क्या करने जा रही हैं आप? इतने साल 28 साल से लगातार आप सेवा का कार्य कर रही हैं, करती जा रही हैं जी। अब आगे क्या योजना है आपकी? देखिए, मेरा ये एक बहुत खुली आंखों से देखा हुआ सपना है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां पे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो पढ़ें और उनके रहने के लिए हॉस्टल भी हो, उनको खाना कपड़ा सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन दे, साथ में दूसरे बच्चों को भी हम पढ़ाएं उसी स्कूल में, जिससे कि मेन स्ट्रीम में दोनों आपस में जुड़े रहें और हमारा जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो भी चलता रहे जी। ये मेरी एक ड्रीम है। अब किस दिन ईश्वर पूरा करेगा ये मुझे नहीं पता। आपके परिवार का कितना सपोर्ट होता है आपको? बच्चों के बारे में तो आपने बताया, आपके हस्बैंड और परिवार के अन्य लोग कितनी मदद करते हैं आप? देखिए, हस्बैंड अगर मदद नहीं करते तो मैं आज यहाँ न्यूज़ मेकर प्रोग्राम में आपके सामने बिल्कुल नहीं खड़ी होती। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे काम करने से नहीं रोका, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे बहुत बड़े आलोचक हैं। उनकी आलोचना से मैं गलत काम कभी नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए इतना अवेयर और इतना आगाह कर दिया कि क्या गलत है क्या सही है, ये मेरी नज़रों में बिल्कुल क्लियर था और मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए ये भी मुझे क्लियर था। तो बिहाइंड द कर्टन मेरे हस्बैंड ही हैं जो आज मुझे यहाँ तक लेकर आए। रजनी जी, आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमसे बातचीत की, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के बारे में बताया, आपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके कार्यों के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग हैं, ये मीडिया है या जो भी लोग हैं, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया और मेरे काम को एक अलग पहचान दी और मैं यहाँ तक पहुँची। धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।